Morning, everyone. Good morning and welcome to the session. Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class, right? So, just you're not able to hear me. So, good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. So, if you remember, we're talking about the concept of maxima and minima, right? इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग. What we were talking about? We're talking about maxima and minima. So, let's start our discussion from that point. So, we're talking about maxima and minima. तो मैंने आपको बताया कि बहुत बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या है. ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. ठीक है, अब ध्यान से देखें. सपोज मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, यू विल गेट अ क्लैरिटी. सपोज इफ आई गिव यू अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये y है और ये x है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट y एंड x कैन बी एनी फिजिकल वेरिएबल्स, राइट? मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं. तो मैथमेटिकल अगर हम समझें तो मैथमेटिकली मान लो एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो y x है, तो इसको हम लोग लिखते हैं बेसिकली कैसे, y एज अ फंक्शन ऑफ x. समझो ऐसे, y एज अ फंक्शन ऑफ x. तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कैसे समझेंगे? देखो, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी. देखो, मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी. मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये एक x वैल्यू होगी जिसे हम लोग बोलेंगे, राइट? इस x कॉरस्पॉन्डिंग, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो दिस इज सम वैल्यू x1. इस कॉरस्पॉन्डिंग x के वैल्यू पे जो y मिलेगी, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y दैट वी विल बी हैविंग. क्या बात समझ में आई है? दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y दैट विल बी हैविंग. तो इसको बेसिकली ऐसे आप मैथमेटिकली समझ सकते हो कि इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस ग्राफ at this lowest point, so this tangent, this is tangent, ये जो आपने खींचा है रेड कलर से, दिस इज द टेंजेंट. तो टेंजेंट टू द ग्राफ, जो भी y और x का रिलेशनशिप है, उस ग्राफ में आपने टेंजेंट खींचा आपने एक, तो टेंजेंट टू द ग्राफ एट x इक्वल टू x1 इज पैरेलल टू द x एक्सिस. ध्यान से देखो, टेंजेंट टू द ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस. ये मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दो. टेंजेंट टू ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, तो वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट टू द ग्राफ इज पैरेलल टू द x एक्सिस हो जाए, वो पॉइंट मेरा यहाँ पे मिनिमम पॉइंट आ रहा है. क्या आपको दिख रहा है? दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको ऑब्जर्व करना, इसको मैं स्टार मार्क के साथ दे रहा हूँ. दूसरा पॉइंट है, अगर मैं इस जगह पे, ठीक है, टेंजेंट टू द ग्राफ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, मतलब dy by dx जो होगा ये जीरो होगा. What is dy by dx? dy by dx is representing the slope of the tangent. ये dy by dx क्या है? It is representing the slope of the tangent. Now you are conversant with the language of dy by dx, right? तो dy by dx is representing what? Is representing the slope of the tangent. तो अगर tangent parallel to the x axis है, मतलब उसका slope क्या है? उसका slope जीरो है. याद करो, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगी. याद करो, मैंने आपको 8 ग्राफ दिखाए थे, उसमें से आप 7th और 8th ग्राफ देखो. 7th ग्राफ जो था, इट वाज पैरेलल टू द x एक्सिस. मैंने वहां पे dy by dx क्या लिखा था? देखो देखो ग्राफ देखो अपना क्विकली फास्ट. मैंने वहां पे dy by dx क्या लिखा था, जल्दी. मैंने वहां पे dy by dx क्या लिखा था? जीरो. याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, dy by dx क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होगी. क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या विजुअली फील आ रही है? विजुअली फील आ रही है? ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज dy by dx विल बी जीरो एट दिस पॉइंट x इक्वल टू x1. ठीक है, x1 पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो. सो dy by dx इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू x1. ये मैं बोलना चाहता हूँ, पहला पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे अगर मैं d2y by dx पर निकालूंगा,
एट x इक्वल टू x1, तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा वैल्यू? अगर मैं x इक्वल टू x1 पे d2/dx को निकालूंगा क्या आएगा वैल्यू? मतलब आपको यही बताना है कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। क्या आएगा वैल्यू? d2/d2 पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? क्या आएगा वैल्यू? जीरो। सोच के बोलो। इस पॉइंट पे d2/dx को निकालेंगे तो क्या आएगा? इस पॉइंट पे, अरे इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है भाई। नहीं, आप समझे नहीं। देखो, dy बाई dx इक्वल टू जीरो करके, ओके फाइन, लेट मी हेल्प यू आउट, यू गॉट इट रॉन्ग एक्चुअली। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो अगर मैं dy बाई dx करूंगा इस ग्राफ का और इक्वल टू जीरो करूंगा, सुनना, dy बाई dx क्या है? dy बाई dx इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ दिस कर्व। दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? स्लोप ऑफ दिस कर्व। अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? dy बाई dx इक्वल टू जीरो कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? I will find the point where slope is parallel to x-axis. Slope of the tangent is parallel to x-axis. अब इस पॉइंट पे अगर मैं d2y/dx पर निकालूं तो dy/dx इक्वल टू जीरो करने पर मुझे वो पॉइंट मिलता है जहां पे स्लोप जीरो होगा। तो मैं इस पॉइंट पे अगर d2y/dx पर निकालता हूं x इक्वल टू x1 पे, तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ग्राफ के ऊपर है, क्या ये पॉजिटिव होगा? आप क्या कर रहे हो? आप dy बाई dx इक्वल टू जीरो किया है, तो आप समझ रहे हो कि वहां पे dy बाई dx इक्वल टू जीरो है, तो dy बाई dx इक्वल टू जीरो कर दिया पुट, तो dy बाई dx ऑफ जीरो इज जीरो। नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि इस पॉइंट पे dy बाई dx दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो dy बाई dx इक्वल टू जीरो हुआ बिकॉज़ स्लोप इज पैरेलल टू द x एक्सिस। एंड दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं d2y/dx को निकालूंगा एट x इक्वल टू x1, तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज लाइंग अबव दिस कर्व। समझ में आ रही है बात? इट्स लाइंग अबव दिस कर्व। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, तो यहाँ पे देखो दूसरा एक फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, यहीं पे बनाना हूँ। सपोज एक कर्व ऐसे आया, ठीक है, फील करें इसे, ये मेरा y एक्सिस है। तो अब अगर आप ध्यान दोगे, सपोज आई एम टेकिंग सम पॉइंट हियर, एट सम पॉइंट x2 सपोज, मैं अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं टू दिस कर्व, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? इस कर्व में इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी? ये दूसरे कर्व की, ये एक कर्व है मान लो, दिस इज कर्व 1 एंड दिस इज कर्व 2, दो कर्व है। दूसरे कर्व में एट दिस पॉइंट जब मैंने टेंजेंट खींचा, तो ये जहां पे भी मीट करेगा y एक्सिस को, दिस विल गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो ऐसे जा रही थी। क्या बात समझ में आ रही है? जो ऐसे जा रही थी, कैसे? ऐसे। इसको फील करो, यहाँ पे समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? x2 पॉइंट पे जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो dy बाई dx यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, तो dy बाई dx दैट इज टेंजेंट टू द ग्राफ, टेंजेंट टू द ग्राफ at x equal to x2, ठीक है, दिस इज व्हाट इज जीरो बिकॉज dy by dx इस जगह पे at x equal to x1 जीरो होगा। लेकिन अगर मैं d2y by dx square x equal to x1 पे निकालूं, तो तुम्हारे हिसाब से d2y by dx square x equal to x1 पे क्या होगा?
dy बाय dx जो है एट x इक्वल टू x1 इज 0। समझो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। dy बाय dx जो स्लोप है, ठीक है, ये x इक्वल टू x2 पे, x2 है ये, सॉरी, x इक्वल टू x2 पे dy बाय dx की वैल्यू 0 आ रही है। dy बाय dx की वैल्यू x इक्वल टू x2 पे 0 आ रही है, समझो। तो dy बाय dx के कुछ एक एक्सप्रेशन है, उसमें x की जगह पे x2 डाल दिया तो वैल्यू 0 आ जाएगी। बट d2y बाय dx को जब आप x इक्वल टू x2 पे निकालोगे तो ये क्या आएगी तुम्हारे हिसाब से, ध्यान से देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है। तो क्या d2y बाय d स्क्वायर एट x इक्वल टू x2, क्या ये नेगेटिव आएगा एवरीवन? तो यही कॉन्सेप्ट से आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने का आइडिया मिलेगा। तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, सुनो, अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ। क्या ये समझ में आया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया? मैं आपको हेल्प करता हूँ, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो, suppose I give you a function, let us take a function y is equal to x square minus 2x plus 4। suppose I take this function, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, पहला मैं क्या करूंगा, dy बाय dx करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या वैल्यू मिलती है इसकी। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी इंफिनिटी। लेट्स ट्राई टू सी इट। तो dy बाय dx जब मैं करूंगा, आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट 2x माइनस 2, ठीक है। अब हमें निकालना है कि dy बाय dx 2x माइनस 2 हुआ। अच्छा, अब देखो, dy बाय dx इक्वल टू 0 करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट पॉइंट along x axis where slope of x square minus 2x plus 4 is 0। तो dy बाय dx इक्वल टू 0 करने से मुझे क्या वैल्यू मिल रही, बोलो। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आए, 2 कॉमन ले लेंगे, इससे x की वैल्यू आ रही है 1। तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे dy बाय dx 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे ग्राफ पलटी मार रहा है। ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं so that you can clearly understand this, it would come out vividly, ठीक है ना, आपको समझ में भी आएगा। ग्राफ पलटी मार रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्या ये पॉइंट में जहां पे dy बाय dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट जहां पे भी 0 है, क्या वहां पे ग्राफ, देखो इस साइड से अगर आप आओ तो ग्राफ नीचे जा रहा था और इधर से ग्राफ पलटी मार के ऊपर जाने लगा है। यहाँ पे भी देखो, ग्राफ ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट से ग्राफ नीचे जाने लगा है। क्या क्लैरिटी है ये? तो dy बाय dx इक्वल टू 0 करके जब मुझे x इक्वल टू 1 मिला तो मुझे समझ में आया कि ये ग्राफ में x इक्वल टू 1 पे पलटी मारी जा रही है। अब सवाल ये आता है कि x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, क्या ग्राफ इस टाइप का है, दैट इज ग्राफ 2 है, या ग्राफ 1 है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। अगर ग्राफ 2 है मतलब ये होगा उस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट, और अगर ग्राफ 1 का पॉइंट है वो, तो इट विल बी द मिनिमम पॉइंट। तो ये कैसे निकाले, ये निकालने के लिए आपको करना पड़ता है d2y बाय ds पर। इस प्रोसेस को समझ ले एक बार। तो d2y बाय ds पर जब करोगे तो आप करोगे d बाय dx ऑफ, सुनना, 2x माइनस 2। यहाँ पे कैच है, एंड इट इज नॉट d बाय dx ऑफ 0। ये गलत है, क्योंकि 0 करके आपने सिर्फ वो पॉइंट निकाला है जिसपे स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको d2y बाय d स्क्वायर करना है, d बाय dx ऑफ dy बाय dx, और dy बाय dx कितनी आई है, 2x माइनस 2। ये पुट करना है आपको, ये उठा के यहां पे पुट करना है, एंड नॉट 0। आपने dy बाय dx इक्वल टू 0 करके क्या ऑब्जेक्टिव है निकालना, आप वो पॉइंट तलाश कर रहे हो जिस पॉइंट पे स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? I will take more example to explain you. समझ मेरी बात? So d2y by d square will be d by dx of 2x minus 2। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, d by dx of 2x
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। सब लोग देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट 0 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 2 आता है, दिस इज +2। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो +2 आ रहा है, तो d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन इफ d2 बाई डी स्क्वायर इज पॉजिटिव? मतलब ग्राफ का COC, ग्राफ का COC ग्राफ के ऊपर, इसका मतलब एट पॉइंट x इक्वल टू 1 क्या है इस ग्राफ का, मिनिमम या मैक्सिमम? देयरफॉर आपको फिल करना है एट x इक्वल टू 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 will achieve its पहला ऑप्शन मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा ऑप्शन मिनिमम वैल्यू। क्या है आपका आंसर, जल्दी बोलो। मिनिमम वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट इज योर राइट आंसर। क्लैरिटी है ये? तो यही एल्गोरिदम है किसी भी मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जनरली आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, एल्जेब्रिक ही मिलेगा जनरली, कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक मिलेगा। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। क्या क्लैरिटी है ये? समझो, फिर से इस ग्राफ को एक बार देखो। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि कोई भी ग्राफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या कोई भी इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालें? तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उस ग्राफ का इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा, सम एक्सप्रेशन इन x, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। पहले ये काम करना है, फिर dy बाई dx को इक्वल टू 0 करना है। जब मैं dy बाई dx इक्वल टू 0 करता हूं तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, फील करना। इक्वेशन को जस्ट रटो मत, एक बार समझ लो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। dy बाई dx को 0 करने पर मैं उन पॉइंट्स की तलाश में हूं जहां पे ग्राफ पलटी मार रही है, क्योंकि जब ग्राफ पलटी मारेगी, ऊपर उठता हुआ ग्राफ नीचे जाएगा या नीचे जाता हुआ ग्राफ ऊपर उठेगा। जब ग्राफ पलटी मारेगा उस टाइम पे, जिस पॉइंट पे वो पलटी मार रहा है उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या क्लैरिटी है? जिस पॉइंट पे ग्राफ पलटी मारेगी, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्लैरिटी है ये? गुड, सो यू अंडरस्टूड दिस राइट। तो उसके बाद जिस पॉइंट पे ये पलटी मार रही है, अब ये पलटी अकॉर्डिंग टू ग्राफ 2 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ 1 भी हो सकता है। मतलब ये पलटी नीचे जाते हुए ऊपर जाते वक्त भी पलटी मारना होता है, और ऊपर जाते वक्त, ऊपर से नीचे जाते वक्त भी पलटी मारना होता है। तो ये कौन सी पलटी है, ये जानने के लिए क्या डिसाइड करें या क्या करें, d2y बाई dx को। तो d2y बाई dx को करेंगे तो फिर उसका साइन हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू x1 या x2 d2y बाई dx स्क्वायर की साइन क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर रहेगा, मतलब वो मिनिमम पॉइंट है। और अगर वो नेगेटिव आ रही है तो मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे रहेगा, मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट है। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? बोलो, समझ में आई बात? पक्का 100%? सो दिस इज व्हाट इज द फंडा ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। इतना ही आपको करना होता है। तो इफ यू आर एबल टू डू इट, इसको फील के साथ मैंने बताया, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। स्टेप क्या है बोलो? सबसे पहले dy बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे। समझ में आ रही बात? dy बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे। मैं स्टेप्स लिखा दूं क्या? लिखा देता हूं सो दैट यू हैव समथिंग टेंजिबल। स्टेप्स टू फाइंड, लिखो सब लोग। स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन वर्ड से डरना मत, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको सिखाया है कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। y सम एक्सप्रेशन ऑफ x, तो y इक्वल टू fx लिखते हैं उसे, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ x। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये बहुत बार आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो। स्टेप टू फाइंड, सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स एट विच ग्राफ टेक्स अ यू टर्न। ये कैसे निकालेंगे? बाय फाइंडिंग dy by dx and equating it to 0। समझ में आ रही है?
Find the point or points at which graph takes a U-turn by finding dy by dx and equating it to 0. ठीक है, नेक्स्ट है find the nature of U-turn. ठीक है, ऊपर जाते हुए नीचे आना और नीचे जाते हुए ऊपर जाना. ठीक है, दोनों ग्राफ है. फाइंड द नेचर ऑफ यू टर्न बाय फाइंडिंग साइन ऑफ d2y by dx square at the points found in step 1. ठीक है, थर्ड find if d2y by dx square is positive, then it is a point of minima, and if d2y by dx square is negative, then it is a point of maxima. ठीक है, अच्छा, what if d2y by dx square is equal to 0? d2y by dx square is equal to 0 means neither a point of maxima nor a point of minima. समझ में आ रही है? अगर d2y by dx square 0 है, इसका मतलब क्या है? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि उसका कोई कर्वेचर नहीं है. तो d2y by dx square 0 होना मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है. क्या बात समझ में आ रही है? So this is what we need to understand. So these are the steps that we need to follow. I hope you understood. ये समझ में आया? These are the steps we need to follow. इसमें एक और important step है, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ. This is important. Check the end points of graph for maximum or minimum value if they are provided. कभी कभी क्या होता है कि जो ग्राफ के एंड पॉइंट्स हैं वो भी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स निकल सकते हैं. मतलब नहीं समझा सर? बताता हूँ. सपोज हमारे पास ऐसा एक ग्राफ है, फील करना. ये पॉइंट नंबर 4 को इल्यूस्ट्रेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 को इल्यूस्ट्रेट कर रहा हूँ. सपोज मेरे पास ऐसा एक ग्राफ है, फील करना. ठीक है, और दिया हुआ है कि इसका एंड पॉइंट है सपोज x1 और दूसरा एंड पॉइंट है x2, और आपसे पूछा गया है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो. तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट खींचोगे. ये जो भी पॉइंट आएगा x3, टेंजेंट खींचोगे मतलब dy by dx निकालोगे और dy by dx को 0 करोगे तो आपको ये x3 पॉइंट मिलेगा. तो x3 पॉइंट पे आप d2y by dx स्क्वायर जब निकालोगे तो आपको ग्राफ से समझ में आ रहा है कि वो आना चाहिए क्या? नेगेटिव. तो आपको समझ में आ जाएगा कि x3 जो है, x3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. लेकिन इस फंक्शन की जो मिनिमा है वो अगर आप देखोगे वो आ रहा है एंड पॉइंट्स पे. आपको दिख रहा है क्या x2 पे मिनिमा आ रहा है? क्योंकि x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है, क्या ये मिनिमम वैल्यू है? सो दिस इज द मिनिमम. समझ में आ रहा है? तो हियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ y is obtained at x equal to x2, which is end point provided. तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो एंड पॉइंट्स पे हो जाती हैं. ठीक है ना? तो ये लास्ट वाला पॉइंट भूलना नहीं है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टेप जनरली 95% केसेस में 1 2 3 से बात बन जाती है, लेकिन फोर्थ वाला कभी कभार रेफर करने की जरूरत पड़ती है जब एंड पॉइंट्स दिए होते हैं.
वो आपको फिजिक्स में दिखेगा। क्या ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सबने लिख लिया? आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन इट डाउन। लिखा क्या? एनी डाउट? बोलना पड़ेगा। क्लियर है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो, इसका लॉजिक भी मैंने समझाया है। आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके देखो। सपोज मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सपोज मैंने ये दिया, ठीक है, और इसको डिफाइन कर रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। इस रेंज में मैं डिफाइन कर रहा हूं, मतलब मैंने अभी एक रेंज दे दिया है आपको। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस रेंज, ये बोला गया। ट्राई करो 1 मिनट। सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। आई विल शो, लेट्स नाउ। ओके, सबने क्वेश्चन लिख लिया है क्या? देख लो प्रीवियस स्लाइड। क्लियर है? ओके, नाउ नाउ लेट्स कम डाउन टू दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, एंड पॉइंट्स प्रोवाइडेड है, मतलब आपको एक पॉइंट बना लेना, अपने दिमाग में सेट करना है कि एंड पॉइंट्स में भी मुझे चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कहाँ पे पलटी मार रही है ग्राफ, ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। फॉलो द स्टेप्स दैट इज प्रोवाइडेड, ये स्टेप्स फॉलो करना, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। अच्छा, dy/dx निकालूंगा, dy/dx क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस 4। अब मैं dy/dx को, पहला स्टेप dy/dx निकाला, उसके बाद क्या करूंगा, सेकंड स्टेप dy/dx को इक्वल टू 0 करूंगा। इक्वल टू 0 करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये dy/dx 0 करने का ऑब्जेक्टिव है, मैं वो उस पॉइंट की तलाश में हूं जहां पे ग्राफ पलटी मार रही है, क्योंकि उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे ग्राफ के ऊपर वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। क्या बात समझ में आ रही है? सो dy/dx इक्वल टू 0 करने का मतलब है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 करना। दैट इज x की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब x की इक्वल टू 2 पे ग्राफ पलटी मार रहा है। अब ये कैसा पलटी है मुझे नहीं पता, मतलब ये ऊपर जाके नीचे जाने वाला पलटी है या नीचे जाते हुए ऊपर जाने वाला पलटी है, वो निकालने के लिए क्या करें, वो निकालने के लिए क्या करें, किस टाइप का पलटी है, वो निकालने के लिए हमें d2y/dx स्क्वायर करना पड़ेगा, विच इज d/dx ऑफ, फिर से देखो, d/dx ऑफ 2x माइनस 4। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, नॉट d/dx ऑफ 0। प्लीज, ये मिस्टेक आपने किया था, इसलिए बार बार इसको लिख रहा हूं, ये गलत हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी +2। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, +2 आया मतलब d2/d2 +2 आ रहा है, मतलब ये मिनिमम आ रहा है। अब यहाँ पे एक बच्चे का सवाल आता है कि सर +2 आ रहा है मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी। यहाँ पे मुझे बच्चे का सवाल आता है कि सर हमने देखो x इक्वल टू 2 निकाला, पर d2/ds का तो +2 आ रहा है, इसमें हमें ये 2 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर इस x का क्या फायदा। बहुत बार ऐसा होगा जब आपको ये x को यहाँ पे पुट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन आपको d2/ds का साइन तो मिल जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव है d2/d2 का साइन एट द पॉइंट व्हिच वाज फाउंड इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में x इक्वल टू 2 है, लेकिन d2/d2 +2 होने के कारण इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो d2/d2 क्या आ जाएगा, d2/d2 पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो x यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं पड़ी, पर d2/d2 का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया मतलब ये मिनिमम है। क्या समझ में आई बात? ये मिनिमम है, तो d2/d2 +2 है तो मिनिमम है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कहां पे ऑब्टेन हो रही है, मिनिमम वैल्यू कहां पे ऑब्टेन हो रही है, x इक्वल टू 2 पे।
तो मिनिमम वैल्यू y की कितनी है? y की मिनिमम वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है x इक्वल टू 2 पे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, इट इज 9 माइनस 8 दैट इज प्लस 1। दिस इज व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 और 4 पे हम देखेंगे। 1 पे मतलब ये ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा ना, देखो ध्यान से, अगर तुम्हें फील आ रही है तो कितने में तुमको फील आ जानी चाहिए? हाँ, मिनिमम वैल्यू हो रहा है कितने पे? 2 पे, और 1 से 4 के बीच में डिफाइंड है। मतलब ग्राफ ग्राफ का मिनिमम वैल्यू आ रहा है 2 पे। ये है 2 और ये है 1 और ये है 4। तो मिनिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू है मतलब ग्राफ यहाँ पे ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया होगा। अब मुझे देखना है कि x इक्वल टू 1 पे ग्राफ की वैल्यू क्या आती है। x इक्वल टू 1 पे ग्राफ की वैल्यू आ जाएगी 2, और x इक्वल टू 4 पे ग्राफ की वैल्यू आएगी 16 प्लस 21, 21 माइनस 16, 5। तो देखो तुमको ग्राफ का एक आइडिया मिल गया कैसा होगा ये ग्राफ। क्या फील आई? ये भाई समझ में आया? तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आया? इस रेंज पे x इक्वल टू 4 पे मैक्सिमम वैल्यू आया। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5 विच इज प्लस 5। क्या फील आई? तो आपकी ग्राफ ऐसी बनेगी। बोलो, मजा आया? समझ आई? तो ये मैक्सिमम मिनिमा है। तो मतलब देखो, एक्चुअली अगर आप देखो तो आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। अगर आप थोड़ा सा अक्ल लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है। dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स को जो हमने पढ़ा था वही हम लगा रहे हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिए। और एंड पॉइंट्स पे भी चेक करने का जो हमारा एक पॉइंट है, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमने देख लिया। क्या मेरी बात समझ में आई है? यार तुम लोग बोलते नहीं। क्लैरिटी है? अच्छा, ठीक है, समझ में आई। सर मैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, मैंने आपको क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे निकल गई, मैक्स वैल्यू कैसे आई? मैंने आपको बोला है मैक्स वैल्यू भी अगर पूछे तो आपको एंड पॉइंट्स पे चेक करना है। तो मिनिमम वैल्यू 2 पे आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। सोचो, आपको ग्राफ का एक टुकड़ा दे दिया, ग्राफ ये 1 से भी आगे जा रहा है, तो ग्राफ का एक टुकड़ा बनाना है आपको 1 से 4 के बीच में। इसी के बीच में कहीं पे मैक्सिमम और मिनिमम है। अभी आपको दिख रहा है कि d2y बाई डी स्क्वायर करके वो सब करके हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, और x इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? +1। ये मिनिमम वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है वो एंड पॉइंट्स पे आएगा, इधर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। तो हमें यहाँ पे मिल गया मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रही है बात? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिला? यहाँ पे। क्या क्लैरिटी है ये? अब आपको चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी दोनों में से कोई भी एक एंड पॉइंट पे हो सकता है। तो मैंने दोनों पॉइंट चेक किया। मैंने x इक्वल टू 1 डाला तो 1 प्लस 5 6 माइनस 4 2 आया, और जब मैंने 4 डाला तो इट बिकम +5, तो ऑब्वियसली 4 पे आएगा मैक्सिमम वैल्यू। फील आई? फील आई? क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैक्सिमम मिनिमा के, कि आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्या ये समझ आई बात एवरीवन? आई कि नहीं बोलो? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का आई एकदम? 100% समझ में आया है चीज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो तुम अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाने के लिए रेडी हो। लिखो हेडिंग इंटीग्रेशन। चलो लिखो हेडिंग इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन जो है, लिखो इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला चीज तो ये लिखो, यहां से भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना शुरू होगा। मतलब क्या है सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ आई से एग्जांपल, इफ आई से d by dx of
sin x is equal to cos x. This is the formula which we have learned. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मतलब इन स्टेटमेंट वी राइट इट एज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x. अब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. सो व्हाट आई विल राइट, इंटीग्रेशन का प्रोसेस को मुझे कैसे, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x. This is what is the meaning when I say कि integration is reverse of differentiation. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? When I say integration is reverse of differentiation, this is what is the meaning. Differentiation of sin x is cos x. Integration of cos x is sin x. Feel like एक और example. Suppose if I write d by dx of tan x is equal to sec square x. ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, एक देखो, सपोज इफ आई से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, आसान सा एक ले रहा हूं, इज माइनस साइन एक्स. तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पहले बोल बोल के 2-3 बार प्रैक्टिस करो. डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन एक्स, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is माइनस साइन एक्स. सुनना, तो इसका रिवर्स कैसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ, सुनना, जब मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो इज में जो आया था उसका इंटीग्रेशन, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये मिलेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज, क्या आपको ये बेसिक बात पहले समझ में आई? व्हेन आई सेड इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या बात समझ में आ रही है? मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन कर दूं तो वो आ जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन किया था. नहीं आया. डिफरेंशिएशन अगर किसी चीज का कर रहे हो तो एक रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट का अगर इंटीग्रेशन कर दो तो वो मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन किया था. समझ में आ रहा है? जिसका डिफरेंशिएशन किया था. देखो, इसको फील करो जो मैंने बोला है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इसको हिंदी में लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको मैं डाल रहा हूं बॉक्स के अंदर. ये क्लियरली आपके आंखों के सामने आता रहेगा और आपको इसको पढ़ना पड़ेगा. आप भी इसी तरीके से लिखना. ये रीजन होता है ऐसे लिखने का, अदरवाइज ये आपके नोट्स में से निकल जाएगा आपके सामने. अगर ये भी आपको पता है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन ईदर रिमेंबरिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस और समटाइम इवन फाइंडिंग आउट द आंसर्स फास्ट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उल्टा भी सही है, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी हम बोल सकते हैं. तो पहला चीज जो आपने सीखा वो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? तो एक और एग्जांपल इसमें मैं दिखाता हूं, आपको फील आएगी. सपोज इफ आई से, ध्यान से सुनिए, सपोज इफ आई से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये पता है आपको डिफरेंशिएशन? जल्दी बताओ. इसलिए मैंने बोला था डिफरेंशिएशन आएगा तभी इंटीग्रेशन आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जल्दी बोलो. 2x. वेरी गुड. अब मैं क्या बोलना चाहता था, जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसको
इन टर्म्स ऑफ वर्ड लिखो, फिर मैं इसका आपको सिंबल बता दूंगा, तो फिर आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज, डिफरेंशिएशन करने पर एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, वो आएगा जिसका डिफरेंशिएशन किया था। किसका डिफरेंशिएशन किया था भाई? क्या ये जो मैंने बोला है बोलचाल की लैंग्वेज में, इसको याद रखना, इसको रिकॉर्डिंग में सुनने को जब तो इसको अपने साथ बोलना, सर ने क्या बोला था। डिफरेंशिएशन ऑफ किसी चीज का एक रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट का अगर इंटीग्रेशन करें तो वो आएगा जिसका डिफरेंशिएशन किया था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके से याद रखो, 2 बार 5 बार 10 बार बोलो, अपने आप दिमाग में गूंजने लगेगा। क्लैरिटी है? ये समझ में आई बात? ठीक है ना? इंटरनलाइज मत करना, बोलना। जब तुम बोलते हो ना तो तुम्हारे सभी सेंसेस इसके अंदर लिंक होते हैं, तुम सुनते हो, तुम बोल रहे हो, तो अगर कभी तुमने कुछ गलत बोला तो तुमको फील आ जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, कुछ तो गलत लग रहा है, तुमको खुद फील आ जाती है। बेसिक बेसिक ह्यूमन ट्रेट सही। तो बोल बोल के, पहली बार सुन रहे हो ना तो बोल बोल के इसको करना। अब उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का सिंबल लिखा था वैसे इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कैसा होता है? ये एक सांप बनाते हैं, सांप, ये एक सांप जैसा है, दिख रहा है सांप। सांप के बाद यहाँ पे डी लिखते हैं, डी के बाद यहाँ पे एक लेटर आता है और यहाँ पे एक फंक्शन आता है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस, पहली बात, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो ये सिंबल, जैसे ये सांप देखा तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद ये जो पहला ब्रैकेट में आ रहा है ये है किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है जो ब्रैकेट में आ रहा है। लिखो इसको। और डी के बाद जो ब्रैकेट में आ रहा है इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। बस ये आपको समझना है इस नोमेनक्लेचर को। अब इसी में सब कुछ आएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? जैसे स्नेक सिंबल आपने देखा तो आपको समझ जाना है कि इंटीग्रेशन करना है। स्नेक सिंबल के बाद जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है, और डी के बाद जो लेटर आएगा उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। क्या ये पूरा नोमेनक्लेचर या सिंबल समझ में आया इंटीग्रेशन का? सिंपल समझ में आया? अब इसको भरेंगे, इसको में समझेंगे कुछ चीजें और अच्छी अच्छी बातें। बट क्या ये समझ में आई एवरीवन? नहीं आई? आई क्या? बोलना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं चलेगा। आई एवरीवन? एवरीवन? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। ये समझ में आया? ठीक है, ये सबने लिख लिया, बढ़ जाओ आगे। चिंता मत करो, बहुत आसान है। जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ, 2-3 लेक्चर में ही देखना, 2 लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन में मास्टरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बेसिक्स जो था मैं आपको बोल चुका हूँ, वो आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आया? ठीक है, पहला सिंबल जो स्नेक वाला सिंबल है दैट सेज कि हमें इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और डी के बाद जो लेटर आएगा उस लेटर के या उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब समझो इस लैंग्वेज का, ठीक है ना? एक लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जो हमें एक बार समझना पड़ता है, बस दैट्स ऑल। अदरवाइज क्या होगा, ये नहीं समझोगे तो वो इंटीग्रेशन बार बार देख के डर जाओगे, है क्या, है ना? चलो। अब अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए। तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई है तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। अगर जो ब्रैकेट जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, अगर ये फंक्शन ऑफ जेड है तो यहाँ पे जेड वेरिएबल होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जनरली आपको यही दिया जाता है, ठीक है ना?
सो ये अगर हुआ है तभी आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक बात समझो कि इंटीग्रेशन करने के लिए अगर d यहाँ पे अगर मैं x लिखता हूं तो इट हैज टू बी फंक्शन ऑफ x। अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे x होना चाहिए। ये समझ में आना है। फंक्शन ऑफ x मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, राइट, कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन वो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ln आ जाएगा, लेकिन आएगा फिर x उसके अंदर, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x। तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x ले रहे हैं तो d के बाद x आना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल। क्या क्लैरिटी है? ये क्या बात समझ में आई है? अब देखो, सुनो, अब ये समझ में आया आपको? अब हम इसको लैंग्वेज को, ये नोमेनक्लेचर सिंबल समझे हैं। अब सिंबल समझने के बाद जो ये हमने लैंग्वेज में लिखा था इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्या, और सिस्टमेटिक तरीका है। ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म कन्वर्जन टू सिंबॉलिक फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर बार सिंबॉलिक फॉर्म में ही चीजें लिखी हुई रहेंगी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला दिखाता हूं, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। इसको लिखता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं। सपोज आई टेक द एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिखूं? पहले स्नेक का सिंबल डालोगे। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो? 2x का। अगर 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो d के बाद कौन सा लेटर आएगा? बोलो, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैंने अभी समझाया। क्या आएगा d के बाद? x। वेरी गुड। क्या क्लैरिटी है? ये वेरी गुड। क्या ये समझ में आया? हाँ, तो ये जो है इसका रिजल्ट आएगा x। क्या आप समझे? क्या आप समझे? क्या आप समझे? समझ में आया? ये सिंबॉलिक फॉर्म, और सिंबॉलिक फॉर्म ही आपको समझना है, बिकॉज लैंग्वेज फॉर्म में आप बार बार नहीं लिखोगे, तो समझने के लिए था। क्या क्लैरिटी आई? अब आपको सब कुछ लिंक होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब है कि अब देखो, खुद लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। क्या लिखोगे बोलो? मैं लिख के दिखाता हूं ताकि आपको ये कन्वर्जन समझ में आए। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, ये देखा ना हमने, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। इसको कैसे लिखो? स्नेक सिंबल, cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, d के बाद कौन सा वेरिएबल आएगा? x। क्लैरिटी है? क्या आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख पाए एवरीवन? क्या आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख पाए एवरीवन? आई होप एवरीबॉडी इज ओके। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? 100%। गुड। तो ऐसे बाकी सब एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। देखो, अंडरस्टैंडिंग ठीक है मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सुनो, सपोज इफ आई राइट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। समझना, मैं अभी करता क्या हूं, सुनना ध्यान से। मैं इस पूरे dx को उठा के दूसरे साइड ले जाता हूं। मैंने आपको सिखाया था कि मैं d और x को सेपरेट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। dx एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ ऊपर गया। क्या ये वैलिड ऑपरेशन है सर? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट dx को एक साथ ले जाना है, cos x dx। अब क्या करते हैं हम? अब हम दोनों साइड में स्नेक का सिंबल डालते हैं। सुनो, तो ये जो स्नेक का सिंबल डाला है और ये आपको डी जो दिख रहा है, ठीक है, अब इस चीज के ऊपर फोकस करना। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ये है स्नेक, और ये जो डी दिख रहा है, दिस इज द मॉन्गूज। स्नेक और मॉन्गूज में क्या है? दोस्ती है या दुश्मनी है? ऐसे ये डी मॉन्गूज नहीं है, ये मैंने बनाया है कैरिकेचर ताकि आपको याद रहे।
स्नेक और मोंगूज में क्या है? मोंगूज मतलब किसी को समझ में ही नहीं आता मोंगूज मतलब क्या है, क्या बोलते हो उसको मराठी में? मोंगूज, मोंगूज सुने हो ना? हाँ, तो स्नेक एंड दुश्मनी है, राइट? मोंगूज को क्या बोलते हो? मुंगूस ही बोलते हो क्या मराठी में? मुंगूस ही बोलते हो? अच्छा, मुंगूस ही बोलते हो, ठीक है। तो स्नेक, अच्छा इसको एक्चुअली इंग्लिश में इसको मोंगूज बोलते हैं, MONGOOS। तो स्नेक और मोंगूज में दुश्मनी है, तो स्नेक और मोंगूज एक दूसरे को मार काट देते हैं, खत्म कर देते हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो बचता क्या है? डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड होता है कैराकस, ये अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को समझ में आएगा। कैराकस, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? कैराकस इज डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सुना होगा तुमने, एनिमल्स सॉरी, उसी को कैराकस बोलते हैं। याद आ रहा है तुम्हें? तो इस कैराकस का सी उठा लो, जिसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। सी इज रिप्रेजेंटेड बाय कांस्टेंट। तो होता ये है, सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो आएगा, ये मोंगूज और स्नेक ने एक दूसरे को मार दिया और बना दिया कैराकस, कैराकस का सी ले लिया, तो रिजल्ट आता है sin x प्लस सी। ये आपको समझ में आए कि सर आपने तो लेकिन ये लिखाया था, ये लिखाया था, बिल्कुल सही है ये, लेकिन इस sin x के साथ एक सी भी जुड़ता है। वो सी कैसे आता है उसका ये एक कॉमिकल प्रोसेस मैंने बताया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है मैथ्स में, इसके पीछे लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन याद रखने का तरीका है कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन करो, ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, ये जो अभी मैं इंटीग्रेशन आपको सिखा रहा हूँ, जहाँ पे स्नेक है और स्नेक के पूंछ पे और सर पे कुछ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सुनो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो है जहां पे स्नेक के पूंछ पे और सर पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। ये ऐसा बनाना पड़ता है, अदरवाइज ना बच्चों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ याद रखो कुछ भी नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो उसके रिजल्ट के साथ प्लस सी जोड़ना है, प्लस सी आएगा। दूसरा एक इंटीग्रेशन होता है जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़े समय के बाद, मैं सिर्फ यहाँ पे आइडिया देता हूँ, वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि स्नेक के पूंछ पे और सर पे कुछ वैल्यूज होती है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, 2 3 मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में प्लस सी नहीं आएगा, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसको मैं डालता हूं बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये भूल जाते हैं बच्चे, फिर बाद में दिक्कत होती है। इसको आपको याद रखना है, रखोगे याद? रखोगे याद? याद रखने का सिंपल तरीका बताया मैंने। सी कैसे आया, कैराकस का पूरा स्टोरी समझा दिया, भूलोगे नहीं, राइट? दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दैट स्टोरी। याद रहेगा? मॉन्गूस स्नेक की स्टोरी भूलोगे नहीं ना, यही इसीलिए सब चीजें बताई जाती है ना कि भूलो नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि भूल जाते हो। और इंटरेस्टिंग कोई, ये ऑल्दो इट इज वेरी फालतू थिंग्स, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? ह्यूमन का माइंड ऐसा है कि उसको फालतू चीजें ही याद रहती है, तो इसलिए फालतू चीजें आपको याद रह जाएंगी। स्नेक और मॉन्गूस भले आप सब भूल जाओ, जिंदगी भर आपको याद रहेगा स्नेक और मॉन्गूस में भिड़ा दिया था, कुछ तो किया था, बट वो स्नेक मॉन्गूस ही याद रहेगा। बाकी सब काम की चीजें हट जाएंगी 4 5 साल के बाद मैक्सिमम। ये फैक्ट है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, क्या ये समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? अच्छा, इस तरीके से। तो अब लॉजिकली सोचो, अगर ये सही है सर, तो इसका मतलब ये है सर कि अभी आपने जो एग्जाम्पल्स दिए थे, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को रिविजिट करते हैं ताकि हमें समझ में आए। इसका मतलब सर ये जो इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, ये जो सर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx था सर, बिकॉज इसके पूंछ पे और सर पे कुछ नहीं, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब इसका रिजल्ट जो है सर, इसका रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा क्या? हाँ, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब जितने भी हैं वैसे तुम कर सकते हो, देखो ये आपने किया, ये आपने किया, हमने एक एग्जांपल दे दिया, क्या बात समझ में आई है? कांस्टेंट आएगा ये अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ तो। क्या बेसिक समझ में आई है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या यहाँ तक जो स्टोरी बताई है समझ में आया? कल मैं इसको पूरे डेप्थ में लेके जाऊंगा, क्या क्लैरिटी है? आई विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक? Okay, thank you very much guys, thanks a lot, I hope you learned a lot today.